हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक दमदार टॉपिक दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको मैंने दमदार क्यों कहा? बिकॉज देखो, ये जो टॉपिक है ना, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आजकल एग्जामिनर पूछ रहा है। और उसके अलावा देखो, ये जो टॉपिक है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, वैसे तो ये आपकी 6 to 8 की एनसीईआरटी में नहीं है, बिकॉज ये 8th की जो लाइट चैप्टर है ना, वहां पे मेंशन नहीं है। रिफ्रैक्शन गिवन है बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना डिटेल में नहीं है वहां पे। ये जो टॉपिक है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्लास 10th का टॉपिक है। बट आजकल क्या है, एग्जामिनर सिर्फ 6 to 8 की एनसीईआरटी नहीं पूछता, 9th 10th के भी कुछ टॉपिक्स हैं जो पूछ लिए जा रहे हैं, जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स पूछ लिया जाता है, वो 9th 10th का टॉपिक है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 10th का टॉपिक है, वहां से एग्जामिनर पूछ रहा है, तो काफी सारी चीजें डिटेल में पूछ रहा है फ्रॉम 10th लेवल। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 to 8 की एनसीईआरटी हम करेंगे। 9 10th के जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, वो टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें से रिसेंटली अभी जो पेपर हुआ है आपका फैब में, 7th और 8th फैब को, तो 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे, ऑप्टिकल डेंसिटी का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो दोनों क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हम एंड में। तो मतलब 2 क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक से वो सारे डिस्कस करेंगे। और 2 क्वेश्चन जो है वो इस बार के पेपर के लिए हुए मैंने, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर जो है पूछता है ना। तो इस चैप्टर में हम रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, रिशु साइंस एकेडमी, इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करने से पहले आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्शन क्या है ना। जो प्रीवियस क्लास थी ना हमारी, उसमें हमने रिफ्लेक्शन डिस्कस किया था। जो मिरर वाला टॉपिक है, लाइट का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, जिसमें मिरर डिस्कस किए थे हमने, उसमें हमने रिफ्लेक्शन भी डिस्कस किया था। तो रिफ्लेक्शन का थोड़ा सा बता देती हूँ कि रिफ्लेक्शन क्या है, फिर रिफ्रैक्शन पे आते हैं। देखो, रिफ्लेक्शन क्या है, जब भी कोई लाइट रे आती है, जो लाइट रे आई, इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे आई, किसी सरफेस पे टकराई और टकरा के वापस चली गई एट सेम मीडियम, तो दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और ये जो टकरा के वापस गई, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में एक लाइन आप ड्रॉ कीजिए, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। और रिफ्लेक्शन यही है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसके अलावा रिफ्लेक्शन के 2 लॉज हमने डिस्कस किए थे। क्या थे 2 लॉ? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल बन रहा है दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ ये जो एंगल बन रहा है दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ तो यही था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है, ऑल लाई एट सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। फिर 2 लॉ किए थे हमने रिफ्लेक्शन की। ये तो होगी रिफ्लेक्शन की बात। रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जो लाइट रे आई, रिफ्लेक्शन में तो टकरा के वापिस चली जा रही थी, बट यहाँ भी क्या हो रहा है, लाइट रे आई, इंसिडेंट रे इस तरह से आई, और ये दूसरे मीडियम में चलेगी, रिफ्रैक्ट होके, मतलब रिफ्रैक्ट होगी, बेंड होगी। रिफ्रैक्शन क्या है? एक्चुअली बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट। तो जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, तो ये क्या करती है? बेंड हो जाती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो इट इज अ फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है, तो ये क्या कर जाती है? बेंड हो जाती है ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड। इसकी स्पीड चेंज हो जाती है, दैट्स व्हाई ये लाइट जो है बेंड हो जाती है। कब स्पीड इंक्रीज करेगी, कब स्पीड डिक्रीज करेगी लाइट की, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये इमेज आपको दिख रही है, इस इमेज में एक ग्लास ऑफ वाटर है, आपने पेंसिल इस तरह से टिप की, तो आप देखोगे कि पेंसिल ना आपको इस तरह से उभरी हुई दिखती है ऊपर को, बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऐसा दिखता है आपको, ठीक है। चलिए, अब है व्हाई डज रिफ्रैक्शन अकर। रिफ्रैक्शन होता क्यों है? तो देखो, डिफरेंट सब्सटेंसेज में ना, डिफरेंट मीडियम में जो लाइट ट्रेवल करती है, उसकी स्पीड डिफरेंट होती है। डिफरेंट सब्सटेंसेज में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, वाटर की बात करूं तो स्पीड ऑफ लाइट है 2.25 इंटू 10⁸। ग्लास की बात करूं तो 2 इंटू 10⁸। डायमंड में इट इज 1.25 इंटू 10⁸। एंड एयर में 3 इंटू 10⁸। ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, बाकी आप निकाल भी सकते हो, बट स्पीड ऑफ लाइट तो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आप निकाल लोगे, अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है एग्जाम में,
अभी तक तो न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया इस टॉपिक से, बट इन केस अगर पूछता है तो आपको स्पीड ऑफ लाइट पता होनी चाहिए। वैसे तो मेंशन की होती है, दे रखी होती है, बट फिर भी ये आपको पता होना चाहिए। जो मेन चीजें हैं, सबकी नहीं, बट ये वाटर, ग्लास, डायमंड, एयर, इनकी स्पीड ऑफ लाइट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्यों होता है? बिकॉज लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। लाइट जो है डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करती है। उसके अलावा व्हेन लाइट एंटर्स द मीडियम ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी इट्स स्पीड चेंजेस। जब लाइट डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी में ट्रेवल करेगी, एंटर करेगी, तो उसकी स्पीड जो है चेंज हो जाएगी। ऑप्टिकल डेंसिटी और स्पीड का क्या रिलेशन है ये भी अभी आगे बताऊंगी। अभी बता रही हूँ, तो सारी चीजें बता रही हूँ, ठीक है। ड्यू टू दिस चेंज इन स्पीड द लाइट रे बेंड। और ये जो स्पीड चेंज होती है, स्पीड चेंज होने की वजह से ही रिफ्रैक्शन होता है, लाइट रे बेंड हो जाती है, ठीक है। अब देखो, ऑप्टिकल डेंसिटी और स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तीनों चीजों को अभी आगे रिलेट करके बताती हूँ, ठीक है। अभी क्या है, जैसे हमने रिफ्लेक्शन के दो लॉज देखे, वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ तो ये कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तो सेम है जैसे रिफ्लेक्शन का लॉ था। देखो, इस तरह से लाइट रे आई, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्रैक्ट होके दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, एंड दिस इज नॉर्मल। तो ये भी यही कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये जो नॉर्मल है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जो साइन आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ आर जो है, आई और आर जो है, ये कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट जो है, इस कांस्टेंट को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं, ठीक है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। कंफ्यूज नहीं होना है, कोई बात नहीं, आपको इतना पता होना चाहिए। स्नेल्स लॉ क्या कह रहा है? स्नेल लॉ कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट जो है, इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो भी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आओ। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि एन को हम, एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा। एन इज इक्वल टू, मतलब इसका फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है एन इज इक्वल टू सी अपॉन बी। एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडिया। ये इसका फॉर्मूला है, एन इज इक्वल टू सी अपॉन बी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। वो मीडियम कोई भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, डायमंड हो सकता है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट in vacuum upon speed of light in that particular medium is called refractive index. अब जनरली अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन बतानी है इन सिंपल वर्ड्स, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? यू कैन से कि रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि हाउ मच लाइट बेंड्स व्हेन इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। हाउ मच लाइट बेंड्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको यही तो बता रहा है कि लाइट कितनी बेंड हो रही है। हाउ मच लाइट bends when it enters from one medium to another. When it enters from one medium to another. One medium to another. जब थोड़ा सा पेशेंस रख के ना, थोड़ा सा आप सुनते जाइए, अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल लाइन में कैसे डिफाइन करोगे कि हाउ मच लाइट बेंड्स व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, की लाइट कितना बेंड करती है, उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करेगी तो कितनी लाइट बेंड होगी, उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्लियर? अब देखो, एक प्लेन पेज पे लेके पहले कुछ कुछ चीजें आपको क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप बोलोगे मैम आप कह रहे हो आगे बताऊंगी, बता तो रही नहीं हो आप। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर हो गया आपको कि हाउ मच लाइट रे बेंड, ये बताता है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लाइट रे बेंड कितनी हो रही है। अब देखो, ऑप्टिकल डेंसिटी की मैंने बात की थी। ऑप्टिकल डेंसिटी आप इस तरह से समझिए, आपके पास दो मीडियम है ना। यहाँ आपको ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्लियर हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्लियर हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तीनों चीजें यहाँ क्लियर हो जाएंगी, बस ध्यान से सुनते जाइए। देखो, मान लीजिए ये कोई हमारे पास एक मीडियम है जो डेंसर मीडियम है। डेंस का मतलब होता है काफी घना है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई फॉरेस्ट है,
इसमें काफी सारे पेड़ लगे हो तो आप कहोगे ये डेंस फॉरेस्ट है। कोई ऐसा जंगल है जहाँ पे थोड़े बहुत ही पेड़ है, ज्यादा पेड़ नहीं है, तो उसको कहेंगे कि इसकी डेंसिटी कम है, लो डेंसिटी है ना। इसको कहेंगे हाई डेंसिटी वाला रीजन है, हाई डेंसिटी वाला फॉरेस्ट है। इसको कहेंगे लो डेंसिटी है, मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा है, यहाँ पे पेड़ पौधे कम है। तो ये जो है डेंसर मीडियम है, ठीक है। ये क्या है? डेंसर मीडियम। और ये क्या है? रेयरर मीडियम। अब क्या हुआ, डेंसर मीडियम की अगर मैं पहले बात करूं, डेंसर मीडियम में क्या होता है, काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, है ना। पेड़ पौधे समझ लीजिए, पार्टिकल समझ लीजिए, कुछ भी चीज कंसिडर कर लीजिए आप। अब क्या हुआ, जब लाइट रे आएगी, एक यहाँ से लाइट रे आई और जैसे ही डेंसर मीडियम में लाइट रे एंटर की, इंसिडेंट रे आई, जैसे ही डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो अब क्या होगा, लाइट रे किस तरफ को बेंड होगी, इस साइड को या इस साइड को। तो देखो, जब भी लाइट रे रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रही है, अंदर वाला मीडियम डेंसर है, डेंस है, यहाँ ये जो मीडियम है ये रेयरर है। तो जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम जा रही है तो क्या होगा, पहले तो आप एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, ये नॉर्मल है। और ये जो लाइट रे आएगी ना, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्या हो रही है, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो जाएगी, क्योंकि ये डेंसर रीजन है ना, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। ये जो मीडियम है इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करेगी, क्योंकि लाइट को ये स्लो डाउन कर, ये जो डेंसिटी है ना, लाइट को स्लो डाउन कर देगी। तो यहाँ से इंसिडेंट रे आई, बिकॉज ऑफ दिस डेंसर मीडियम, जो स्पीड थी लाइट की वो डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे अंदर इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो गई, ठीक है। और ये कौन सी रे है हमारी, रिफ्रैक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। जब भी लाइट रे, आपको ये याद रखना है, जब भी लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम जाएगी तो जो रिफ्लेक्टेड रे है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, RDT इसे याद रख लेना, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ज्यादा है, और जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे क्या है, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी ज्यादा होगा। ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा। जब ये दोनों ही चीजें ज्यादा हैं तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही तो है ना कि लाइट को कितना बेंड कर रहा है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो बेंड कितनी हो रही है लाइट, उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं, ठीक है। वो हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि हाउ मच लाइट बेंड्स, और ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी है कि कितना ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या कर रही है, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, किसी जगह की ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाएगी, मतलब ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्पीड ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनके उल्टा होगी, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें से क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर फंसाएगा आपको, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा, और अगर ये दोनों ही चीजें ज्यादा हैं तो स्पीड ऑफ लाइट क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब अगर लाइट रे डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही है, कोई डेंसर मीडियम था और ये हमारा रेयरर मीडियम है, अब जब इंसिडेंट रे आएगी, इंसिडेंट रे आई और ये नॉर्मल एक ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे, इंसिडेंट रे आएगी, अब ये लाइट जो रिफ्लेक्टेड रे है किस तरफ को बेंड करेगी, नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से अवे, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। डेंसर टू रेयरर, लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये दोनों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है रिफ्लेक्टेड रे, और डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है रिफ्लेक्टेड रे। इसमें से क्वेश्चन आप बनते हैं, इसीलिए आपको समझा रही हूँ बार बार, ठीक है। अब जब डेंसर टू रेयर मीडियम लाइट एंटर करेगी ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेंसर टू रेयर मीडियम है तो इसकी जो डेंसिटी है वो कम है, ठीक है, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिक्रीज करेगा, और स्पीड ऑफ लाइट क्या करेगी, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करेगी। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ये चीजें, तीनों चीजें आपको इस डायग्राम, इस स्लाइड के थ्रू समझ में आई होंगी, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि लाइट कितनी बेंड हो रही है, हाउ मच लाइट बेंड व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। और ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है,
उस पर्टिकुलर जो जगह है वो जगह कितनी डेंस है, उसी को ऑप्टिकल डेंसिटी कह रही है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा भी हो सकती है, डेंसिटी कम भी हो सकती है, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इसके ऑपोजिट होता है। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करेगी, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज कर रही तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करेगी। और उसके अलावा ये दो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, आर डी टी, डी आर ए। इसलिए याद रख लेना डरा, डरा से तो याद रह जाएगा, डेंसर टू रेयर मीडियम अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है। एक याद रहेगा तो दूसरा अपने आप याद रह जाएगा, डरा से याद रख लेना, ठीक है। डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है लाइट रे। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपको कहानी समझ में आई होगी। उसके अलावा ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कब इंक्रीज कर रही है कब डिक्रीज कर रही है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। मानना नहीं है, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा होना भी चाहिए। अब देखो ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको पीछे बताई कि हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इट मीन्स कि जो मीडियम है दैट इज ऑप्टिकल डेंस, क्योंकि ऑप्टिकल डेंस मीडियम में ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और वहां पे लाइट जो है वो स्लो हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट जो है कम हो जाएगी। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम है तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो फास्ट हो जाएगी, ठीक है। ये वही चीजें हैं जो भी मैं आपको पीछे बता के आई। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ मीडियम टू स्लो डाउन लाइट, ability of medium to slow down light. For examples, glass is optical denser than water. ग्लास जो है घना होता है ना, डेंस होता है एज कम्पेयर टू वाटर, और वाटर इज ऑप्टिकल डेंसर देन एयर। वाटर जो है एयर के कंपैरिजन ज्यादा डेंस है, घना है। ऑप्टिकल डेंसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल डेंसिटी, फिजिकल डेंसिटी जो होती है ना उससे ऑपोजिट है ऑप्टिकल डेंसिटी, दोनों में डिफरेंस है, सेम नहीं है। अब ये चीज कि लाइट रे कहाँ बेंड होगी, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, अभी बताया आर से डी जब लाइट रे जाएगी तो क्या होगा, आर डी टी, रेयर टू डेंसर मीडियम लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इसमें आपको एक और चीज याद रखनी है, वो भी यहाँ बता रही हूँ। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जब भी रेयर टू डेंसर मीडियम, एयर क्या है रेयर मीडियम, ग्लास क्या है डेंसर मीडियम, तो एयर से ग्लास में जब लाइट रे ट्रेवल करेगी तो क्या होगा, स्पीड जो है डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है ना ग्लास की, तो यहाँ स्पीड डिक्रीज कर जाएगी और लाइट जो है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अब आपको इसमें ये याद रखना है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना ना यहाँ पे, ये कम होगा, छोटा होगा एज कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन केस ऑफ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। सेकंड केस क्या है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब मान लीजिए ग्लास से एयर में लाइट ट्रेवल कर रही है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। ग्लास से जब रेयर मीडियम में लाइट एंटर करेगी तो ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लाइट रे डेंसर टू रेयर, डरा से याद रखना था ना, डरा, डेंसर टू रेयर मीडियम, जो लाइट रे है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे जाएगी। और यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की होगी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब इस केस में ज्यादा है एज कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, ठीक है। क्लियर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैं चेक कर रही थी कि पीछे सही लिखा है गलत तो नहीं लिखा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये दो चीजें क्लियर हो गई आपको कि लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम जाएगी तो क्या होगा, डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी तो क्या होगा, ठीक है। इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ मीडियम, देखो दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, मतलब एक को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों से ही न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, सीटेट में तो अभी तक नहीं पूछे गए हैं बट बाकी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या डिफरेंस है, तो ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये जो नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया ना मैंने आपको, ये तो वही है। जब भी आपको क्वेश्चन में अगर दिया गया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला ही फॉर्मूला लगाओगे। एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे निकाल रहे थे हम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था ना। तो यहाँ पे भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी यही फॉर्मूला है, सेम है दोनों ही, एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब ये जो सेकंड है ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर एग्जाम में आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए कहा गया है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। रिलेटिव रिफ्रैक्ट मतलब दो चीजों को रिलेट कर रहे हो आप, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट कर रहे हो, फॉर मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1।
तो N21 मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इस तरह से लिखोगे N21 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। फिर इसका आप फॉर्मूला लगाओगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो मेरा पेन ना चलते चलते ही रुक जाता है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब यहाँ पे V2 अपॉन V1 मत लिख देना, 2 और 1 का ये जो फॉर्मूला लगेगा स्पीड ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू 2 मतलब मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 का फॉर्मूला यही लिखोगे आप V1 अपॉन V2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा देखो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये तो आपको क्लियर होगी चीजें। अब दो चीजें और आपको पता होनी चाहिए, एक है क्रिटिकल एंगल, एक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब दोनों में क्या डिफरेंस है क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में? 2 मिनट की कहानी है, अभी समझ आ जाएगा आपको। देखो मान लीजिए इस इमेज को देखिए, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक मीडियम है, ये है आपका डेंसर मीडियम, ये है आपका रेयर मीडियम, ठीक है, डेंसर और ये रेयर मीडियम। तो जब भी इंसिडेंट रे इस तरह से जाती है ना तो ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे बेंड होती है रिफ्रैक्टेड रे, ये हमें पता है, अभी हम पीछे देख के आए हैं। अब और ये आपको एक और चीज याद रखनी कि क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब लाइट रे जो है डेंसर टू रेयर मीडियम ट्रेवल कर रही है, तो ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल कब बनेगा? मान लीजिए आपने इंसिडेंट रे का एंगल चेंज कर दिया, आपने इंसिडेंट रे अब यहाँ से पास कराई, ठीक है, यहाँ से पास कराई। अब जो लाइट रे पास होगी वो यहाँ से पास, ये यहाँ पे सेकेंड इमेज को देखिए, इंसिडेंट रे आई, अब ये जो सरफेस है जो मीडियम है इसके पैरेलली इस तरह से जाएगी, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसके पैरेलल मूव करेगी, तो दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। जब ये नॉर्मल से जब ये नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बना रही है तब इसको हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। मतलब रुको मेरा पेन, ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे नॉर्मल का, रेयर मीडियम में जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जब ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इसी को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। मतलब लाइट रे आई, इंसिडेंट रे आई और ये सरफेस से इस मीडियम के पैरेलली इस तरह से चली जाएगी, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, इसी को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्लियर हो गया? क्रिटिकल एंगल क्या है? इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज रेयर मीडियम बिकम 90 डिग्री। मतलब रेयर मीडियम में जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का होगा। कंडीशंस क्या है क्रिटिकल एंगल बनने के लिए? फर्स्ट कंडीशन तो यही है कि जो लाइट रे है ना डेंसर टू रेयर मीडियम ट्रेवल करनी चाहिए और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इट मस्ट बी 90 डिग्री। क्लियर? अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है ये अगले पेज पे समझाती हूँ, यही समझ लीजिए। चलिए मैंने आगे डायग्राम ऐड नहीं किया। देखो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या हुआ, अब आपने क्या किया, इंसिडेंट रे पहले यहाँ से पास हुई थी ना, अब आपने इंसिडेंट रे का एंगल और बढ़ा दिया, आपने इंसिडेंट रे अब यहाँ से पास कराई। अब जब यहाँ से इंसिडेंट रे पास कराई और ये सेम मीडियम में वापस आ गई, इसी को कह रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या हुआ, ये इंसिडेंट रे आई, यहाँ पे टकरा के वापिस इसी मीडियम में वापिस आ गई, इसी को कह रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब सेम मीडियम में ही वापिस आ जा रही है वो टकरा के, ठीक है। और ये डेंसर मीडियम में ही होगा, डेंसर टू रेयर मीडियम, जब मतलब लाइट रे डेंसर मीडियम से पास कराएंगे ना तभी होगा। तो डेंसर से डेंसर से गई, डेंसर में ही वापिस आ गई, इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कह रहे हैं। आई होप दोनों चीजें समझ में आई होंगी। क्रिटिकल एंगल क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। क्रिटिकल एंगल क्या है, जब लाइट रे को पास कराओगे डेंसर टू रेयर मीडियम, तो जब ये पास करेगी तो एक एंगल पे मतलब एक सरफेस पे ये इस तरह से पैरेलली जो है ट्रैवल करेगी और ये जो है नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, इसी को क्रिटिकल एंगल कह रहे हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से ही गई और डेंसर मीडियम में ही वापस आ जाएगी, उसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम कहते हैं, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना इन विच लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इसके लिए भी क्या कंडीशंस है कि लाइट रे जो है डेंसर टू रेयर मीडियम में मूव करनी चाहिए, फॉर एग्जांपल ग्लास टू एयर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर? ये दोनों चीजें भी समझ में आई होंगी। अब देखो एक दो मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताती हूँ कि न्यूमेरिकल्स किस तरह के पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो वही वैल्यू है कि एयर वाटर ग्लास और डायमंड में इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो कितना है, 1.003, 1.33, 1.5, डायमंड का 2.4, क्या है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसी तरह स्पीड ऑफ लाइट भी अलग अलग होगी।
अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज 2 into 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। कि उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है, 2 into 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या फाइंड आउट करने को कहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फाइंड करना है। आपको स्पीड तो पता चल गई इस मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको पूछा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप फाइंड आउट कीजिए। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्या फॉर्मूला था, एन क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये वी क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, हमें पता है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वैक्यूम में जो स्पीड है वो कितनी, मतलब मीडियम में, सॉरी मीडियम में जो स्पीड है, वैक्यूम में तो दे रखी है ना स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी है, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो वैक्यूम में और एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सेम ही रहेगी, सेम ही होती है। और उसके अलावा मीडियम में स्पीड कितनी थी वो आपको दे रखी है, 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको आप काट पीट दोगे, इसको इससे ये कट गया। अब इसको जब इससे आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1.5। मतलब इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो कितना था, 1.5 था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है स्पीड ऑफ लाइट। अब आपको स्पीड ऑफ लाइट फाइंड आउट करनी है कि उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है। अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और आपको स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट कैसे आप फाइंड आउट करोगे, सेम फॉर्मूला लगाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी। पर आपको यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, आपको v फाइंड आउट करना है। तो v इज इक्वल टू सी अपॉन एन, ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, v इज इक्वल टू सी अपॉन एन। अब c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो हमें पता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो हमें पता है ये कितना होता है, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.5 दे रखा है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें। अब जब आप इन दोनों को काटोगे ना आपस में, तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी निकल के, ये आएगी 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो इस तरह के न्यूमेरिकल जो है पूछे जाते हैं, उसके लिए आपको बस वैल्यूज पता होनी चाहिए और फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके अलावा ये एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है न्यूमेरिकल है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी बताया था ना पीछे कि एक मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले क्वेश्चन देखिए क्या है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड वाटर इज 1.33, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। दोनों का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ग्लास का भी और वाटर का भी। आपको फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आप ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर मतलब मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो यहाँ पे आप इस तरह से फॉर्मूला लगा दो, ग्लास अपॉन वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है 1.3। जब आप इनको आपस में काटोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.13। ये काट पीट तो आप लोगे खुद से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने फाइंड आउट किया, मतलब एक मीडियम का एज कंपेयर टू सेकेंड मीडियम आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कैलकुलेट किया है। तो ये मतलब ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये लेने का मेरा इतना सा ही मोटिव है कि मतलब क्वेश्चन अगर इन केस अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो किस तरह से आप सॉल्व करोगे, आइडिया होना चाहिए आपको। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर कुछ चीजें ऐसी होती है एग्जामिनर फर्स्ट टाइम पूछ लेता है। जैसे जिन बच्चों ने एग्जाम दिया होगा अभी 2-3 साल पहले, तो उनके लिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसी टर्म भी नहीं ही होगी ना, उन्होंने नहीं सोचा होगा कि इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, इसलिए मैंने ये आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है कि किस तरह के न्यूमेरिकल पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चैप्टर जो है हमारा यहाँ हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंप्लीट। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी किस तरह से रिलेटेड है इसके, ऑप्टिकल डेंसिटी, उसके अलावा स्पीड ऑफ लाइट पे क्या प्रभाव पड़ता है इस चीज का, है ना, स्पीड ऑफ लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, अब ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट है रिफ्रैक्शन अकर ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है तभी तो रिफ्रैक्शन होता है ना। स्पीड ऑफ लाइट या तो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, दैट्स तभी तो रिफ्रैक्शन होगा। सेकंड है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसमें से क्वेश्चन ना अभी आगे देखना भर भर के आए गए हैं।
पूछे हुए हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग, जब रिफ्रैक्शन होता है ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। कई बार क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ये आपको याद रखना है। रिफ्रैक्शन जब होगा तो उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, स्पीड चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ये दोनों ही लाइंस, मतलब ये सारी लाइंस इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए, इनको पढ़ लेना एक बार, मतलब रटना नहीं, समझ लेना। Light bends towards a normal when it enters an optical denser medium. Towards a normal कब हो रहा था? RDT, जब rarer medium to denser medium light ray travel करेगी, then it bends towards a normal, और जब denser to rarer medium light ray enter कर रही थी तो it bends away from the normal, डरा, इससे याद रखना था। उसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, बिकॉज इट इज अ रेशियो। इसका रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ऐसे ही निकालते हो ना, n इज इक्वल टू c अपॉन v, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। अ मीडियम विद हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकल डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो ज्यादा डेंस होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज हैं, आपको पता होना चाहिए। n इज इक्वल टू सी अपॉन वी, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। एन क्या है? आपका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। और अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, मतलब डिस्कस कर रही हूँ जस्ट। देखो, कई बार क्या होता है ना, जब भी कोई भी टीचर पढ़ाता है, कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, तो कई बार होता है कि हम एक्सप्लेन तो सही कर रहे हैं बट आंसर मैंने गलत टिक लगा दिया। मैं अपनी ही बात कर रही हूँ। किसी के साथ भी हो सकता है ऐसा कि मैंने बताया तो सही है बट मैंने ऑप्शन कुछ और टिक कर दिया। माइट भी कोई भी रीजन हो सकता है, समटाइम इट हैपेंस। तो कई बच्चे क्या है ना, पॉइंट आउट करते हैं कि मैम आपको तो पता नहीं है, आपने आंसर तो कुछ और ही टिक किया। अरे यार, वो तो देखो कि मैंने एक्सप्लेन क्या किया है, वो तो सुन लो एटलीस्ट। ठीक है, हो जाता है कई बार हम एक्सप्लेन कुछ कर रहे हैं बट वो आंसर, मतलब नोट आपको ध्यान में नहीं रहा, तो आप जो है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन कुछ और पूछा है बट आप आंसर जो है कुछ और टिक कर रहे हो। चीजें आपने सही बताई है बट टिक आप गलत कर गए, तो इट हैपेंस, है ना। बाकी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं गलत मान रही हूँ, बुरा मान रही हूँ, आप पॉइंट आउट कर सकते हो। ऑफ कोर्स कई बार ऐसा हो जाता है, मेरे साथ भी हुआ है, और बच्चे बताते भी हैं। एक तो होता है ना पॉजिटिव वे में बच्चा बताता है कि मैम आपने ये क्वेश्चन को इस तरह से टिक किया, कुछ जो है कमेंट वे में बताते हैं कि अच्छा आपको तो पता ही नहीं, आपने तो गलत आंसर टिक कर दिया। तो मुझे लगता है ऐसा सही नहीं है। कल को आप भी टीचर बनोगे, टीचर ही बनने जा रहे हो, दैट्स वाई आप यहाँ पे, मतलब इस सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दैट्स वाई आप पेपर दे रहे हो, है ना। तो आप इन फ्यूचर टीचर बनने वाले हो, तो मतलब क्लास में भी ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं कि ब्लैक बोर्ड पे, कई बार व्हाइट बोर्ड पे हम कुछ करवा रहे हैं तो कई बार कुछ क्वेश्चन कुछ और मतलब टिक हो जाता है, तो वो बाय मिस्टेक होता है। ऐसा नहीं कह रही हूँ इंटेंशनली होता है, और ऐसा भी नहीं है कि टीचर्स को कुछ आता नहीं है इसलिए ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं है, दोनों ही चीजें डिफरेंट है। बट हाँ, हो जाता है समटाइम, तो कोई बात नहीं, आप मुझे पॉइंट आउट कर दिया करो। तो एक तो पॉजिटिव वे में पॉइंट आउट करते हैं तो अच्छा लगता है कि ठीक है, टीचर को आप टोक रहे हो, बता रहे हो कि मैम ऐसा नहीं ऐसा है। बट कुछ नेगेटिव वे में बताते हैं, बट चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, हैपन्स, इट हैपेंस, कोई बात नहीं। चलिए, अच्छा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, और आज भी कभी कहीं किसी क्वेश्चन में कुछ रह जाए ना गड़बड़, तो मुझे आप पॉइंट आउट कर देना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट एंटर्स टू मीडियम एक्स एंड वाई हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। A ray of light enters two medium x and y having different optical density। मतलब x और y दो मीडियम है, दोनों की डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी है। ये है मीडियम x, ये है मीडियम y। ठीक है, दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी वो कह रहा है कि अलग अलग है। रेफर टू द टेबल गिवन बिलो, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी। ये एक टेबल दे रखा है, आपको बताना है a क्या है, b क्या है, c क्या है, d क्या है। ठीक है, क्वेश्चन लेंथी देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है। देखो, अब यहाँ क्या होगा, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट हो रही है इंक्रीज, मतलब जब एक्स से वाई में लाइट रे जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज की। अब स्पीड ऑफ लाइट कब इंक्रीज करती है, कब इंक्रीज करेगी बताओ? जब रेयर मीडियम होगा, मतलब ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो जब रेयर मीडियम होगा तभी तो, जब डेंसर टू रेयर लाइट रे ट्रेवल करता है तभी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डरा से बताया था ना अभी, डरा, डेंसर टू रेयर मीडियम लाइट रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इट मींस ये जो मीडियम है ये रेयर मीडियम है और ये जो एक्स मीडियम है ये डेंसर मीडियम है ना। तो इसी में ही स्पीड ऑफ लाइट आपकी इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब स्पीड ऑफ लाइट यहाँ इंक्रीज करेगी, तो आपने अभी मैंने जो पीछे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए थे, तो वहां आपने देखा होगा कि स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये जो है
सेम रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है ये सेम रहेगी, और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में कोई चेंज नहीं होता है, ये भी पढ़ के आए हो। देखो मैं फिर से बता देती हूँ 2 लाइंस। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। ये चेंज हो जाती है, और स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ लाइट दोनों सेम ही रहती हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट तो चेंज नहीं होती, पर स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है चेंज हो जाती है। अब अगर स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज की है तो वेवलेंथ ऑफ लाइट भी क्या करेगी, इंक्रीज ही करेगी। और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ए क्या होगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। तो ए आपका होगा नो चेंज, बी होगा आपका इंक्रीज। अब नो चेंज और इंक्रीज कहाँ दे रखा है, मिनट, नो चेंज यहाँ तो नहीं है, सेकंड और थर्ड में ही है नो चेंज, और बी इंक्रीज करेगा, तो ये भी ऑप्शन नंबर थर्ड में ही है। ए में कोई चेंज नहीं आएगा, बी आपका इंक्रीज करेगा। अब सी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अब सी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, यहाँ देखिए वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है, इट मीन्स ये भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो सी क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में कोई चेंज नहीं होगा, ये तो रहेगा नो चेंज। डी क्या होगा, नो चेंज। तो ये जो ऑप्शन नंबर थर्ड था ये आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। ए में कोई परिवर्तन नहीं है, बी में वृद्धि होगी, सी में घटेगा, और डी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। सेकेंड क्वेश्चन पे चलिए। और पता क्या है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आपको क्वेश्चन करने में मजा भी आता है। आप खुद से करके देखो चाहे तो। अगर आपको, अब मैंने यहाँ चीजें आपको समझाई हैं या पहले से भी हो सकता है आपको क्लियर हो, तो जब आप इनको करोगे ना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, तो आपको एक ना सेटिस्फेक्शन सी होगी जब आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो चाहे तो करके देख लो, अगर आपको लगता है मैं गलत बोल रही हूँ तो। ठीक है, चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन रीड कीजिए और बताइए क्या है। When a ray of light enter from medium A to medium B, its speed decreases, and further entering into medium C, its speed increases। मतलब 3 मीडियम है हमारे पास, A B C, A B C, A B C, ये इस तरह से हमारे पास 3 मीडियम है। और क्या कहा गया है, ये जब लाइट एंटर करेगी फ्रॉम ए टू बी, जब लाइट एंटर कर रही है तो स्पीड उसकी डिक्रीज हो रही है। जब स्पीड डिक्रीज करती थी तो क्या होता था, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करेगी तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और कब होता था ऐसा, RDT, जब रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है लाइट तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इट मींस ये रेयर मीडियम है और बी जो है हमारा डेंसर मीडियम है, दैट्स व्हाई इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और दैट्स व्हाई यहाँ पे स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जब डेंसर मीडियम में लाइट रे जाती है तो स्पीड डिक्रीज करती है, ठीक है। एंड ऑन फर्दर एंटरिंग इनटू मीडियम सी, इट्स स्पीड इंक्रीजेस। अब ये लाइट रे जब सी में जाएगी वापस, जब लाइट रे सी में जा रही है, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करो, सी में जाएगी तो इसकी स्पीड इंक्रीज करेगी। स्पीड इंक्रीज करेगी मतलब ये जो मीडियम है ये रेयर मीडियम है, क्योंकि डेंसर टू रेयर मीडियम अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है लाइट रे, और रेयर मीडियम में हमें पता है स्पीड जो है लाइट की इंक्रीज करती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक लेआउट बना लिया। अब क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस, किससे आप क्या कंक्लूजन निकालोगे। फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए बी सी कैन नॉट बी कंपेयर्ड फ्रॉम अबव इंफॉर्मेशन। तो ऐसा तो नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इज मोर देन बी एंड सी, कि ए का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बी एंड सी, दिस इज आल्सो नॉट ट्रू। सी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इज लेस देन बी बट इक्वल टू सी, A is less than B but equal to C। क्या A का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है that is equal to C, C के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। A is less than B, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स less than B but equal to C। तो यहाँ पे तो वैल्यूज नहीं दे रखी है हमारे पास, ये भी नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A एंड C, अच्छा हाँ, A is less than B but equal to C, मतलब A की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना लेस देन B है, B के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तो ऐसा भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए एंड सी आर लेस देन बी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ए का है और जो सी का है वो क्या है, लेस है देन बी, बी के कंपैरिजन लेस है। क्यों लेस है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है दोनों ही केसेस में। ये भी रेयर मीडियम है, ये भी रेयर मीडियम है, और रेयर मीडियम में हमें पता है स्पीड क्या करती है, इंक्रीज करती है, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करती है। और यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंस नहीं होती, मतलब जो डेंसिटी है वो कम होती है, और ऑप्टिकल ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी कम होता है।
तो ये जो स्टेटमेंट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए एंड सी, ए और सी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो कम है एज कम्पेयर टू बी, तो दिस इज ट्रू क्योंकि दोनों ही रेयर मीडियम है और बी डेंसर मीडियम है। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार खुद से ट्राई करने का आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। ए और सी के अपवर्तनांक बी से कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आया 7 फरवरी वाले पेपर में। क्या क्वेश्चन था? A ray of light travel from air into three medium A, B, C and D with different optical density. Refer to table given below. Identify X, Y, Z and W. एयर से 3 मीडियम में लाइट रे ट्रेवल की, A, B, C। एयर से 3 मीडियम्स में, ये एयर थी, एयर से 3 मीडियम में लाइट रे ट्रेवल की, A, B, C तीनों मीडियम में लाइट रे ट्रेवल की विद डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। और हमें बताना है एक्स वाई जेड डब्ल्यू क्या है। ये जो टेबल है इसमें एक्स वाई जेड और डब्ल्यू दे रखा है, ये बताना है। इसमें भी देखो सेम वही है, स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। अभी यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीज कर रही है तो यहाँ पे भी क्या करेगी, वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीज करेगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में कोई चेंज नहीं आएगा। उसी जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया ना उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा घुमाया हुआ है। इसमें आपसे एक्स वाई जेड और डब्ल्यू पूछ लिया गया है, उसमें आपसे क्या पूछा था, इसमें आपसे बस ए बी सी डी पूछे, कुछ टर्म्स को घुमाया, बाकी क्वेश्चन सेम है और ये इस बार का आया हुआ पेपर है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि प्रीवियस ईयर करके जाया करो, देख के जाया करो प्रीवियस ईयर के किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं ना। अगर जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर किए होंगे उसके लिए तो ये इजी होगा क्वेश्चन, और जिसने नहीं किया होगा उसके लिए तो डिफिकल्ट होगा। देखो, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर रही है, मतलब वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है तो स्पीड ऑफ लाइट भी डिक्रीज करेगी, और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता, ये हमें पता है। तो एक्स डिक्रीज कर रहा है, वाई में नो चेंज। एक्स डिक्रीज और वाई नो चेंज या रिमेन अनचेंज्ड इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 2। तो ये ऑप्शन फर्स्ट थर्ड फोर्थ गलत हो गया। एक्स क्या डिक्रीज कर रहा है, वाई रिमेन अनचेंज्ड या फिर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा जेड में क्या होगा, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज कर रही है तो जेड में भी इंक्रीज करेगी, जेड में इंक्रीज करेगी। डब्ल्यू में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, रिमेन अनचेंज्ड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का, और ये क्वेश्चन आया था 8 फरवरी वाले एग्जाम में। क्या क्वेश्चन आया था देखिए, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकल रेयर मीडियम। रे ऑफ लाइट ने क्या किया, डेंसर टू रेयर मीडियम में ट्रैवल की। ये डेंसर मीडियम था, ये रेयर मीडियम। डेंसर टू रेयर मीडियम में जब भी लाइट रे ट्रैवल करती है तो ये कहाँ जाएगी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो व्हाट विल बी द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में क्या चेंज आएगा उसमें ये पूछा है। तो भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट तो चेंज ही नहीं होगी, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो आई होप आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी, स्पीड ऑफ लाइट, इनमें क्या रिलेशन है ये आपको चीजें समझ में आई होंगी। क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी आपको क्लियर हुआ होगा। क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से भी अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, बट आ सकता है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पता होनी चाहिए। उसके अलावा ये आज की क्लास तो यहाँ होगी खत्म। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे टॉपिक जरूर बताना कि नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा करना चाहते हो, बट आप में से किसी ने बताया नहीं। बट बता दोगे तो अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ एटलीस्ट आप देख तो रहे हो वीडियोस, आपके कुछ काम तो आ रही है ये वीडियोस, हेल्प तो कर रही है आपकी। तो बाकी अगर आप नहीं भी बताओगे तब भी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहने वाला है ना वो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम डिस्कस करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम तो हमने डिस्कस कर लिया था, नेक्स्ट हम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो लाइफ प्रोसेस है ना, चारों, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारी चीजें, मतलब ये चारों लाइफ प्रोसेस पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे हो गया कंप्लीट, एंड आई होप तो आपको, मतलब आपकी हेल्प हुई होगी, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब इसके अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ऑप्टिकल डेंसिटी का, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, इतना मुझे 100% भरोसा है आप पे। बाकी क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर कहीं पे कोई मिस्टेक रह गई हो तो वो भी आप मुझे जरूर बताना, फिर मैं उस पर थोड़ा सा काम कर लूंगी कि हाँ अच्छा नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान रखूंगी उन चीज़ों पे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसी तरह की वीडियो जो है आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।